हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अनअकैडमी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी आरओ 2016 का एग्ज़ाम होने वाला है और पीसीएस 2016 का पीसीएस 2020 का एग्ज़ाम होने वाला है। और उसी सिलसिले में मेरे द्वारा ज्योग्राफी की क्लास दी जा रही है। ज्योग्राफी विषय से संबंधित मेरे द्वारा डेली 8:30 बजे से क्लास ली जाती है, जिसमें अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ तैयारी की जाती है, चीज़ों को पढ़ा जाता है। और इसी कड़ी में आज हम अपना जो मैपिंग का कोर्स है उसको तैयार करेंगे। और मैपिंग के क्षेत्र में आज हम उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उसको पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण और ज़रूरी बात जो आपको मैं बताना चाहूँगा। जैसा कि आपको पता है, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिस पे आप घर बैठे अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। ये कुछ हमारे टॉप एजुकेटर हैं जिनकी आप हेल्प ले सकते हैं अपनी तैयारी करने में, जिनका नाम आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो अपकमिंग कोर्सेज हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, की भी लिस्ट दी हुई है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। जो लोग टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी मूल्यांकन करना चाहते हैं तो उनके लिए टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, जैसे कि यूपी पीसीएस, लोअर पीसीएस, इन सभी एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा हमारे प्लेटफॉर्म पे कम्प्रहेंसिव सिलेबस भी पढ़ाया जाता है, जैसे कि इंडियन पॉलिटी से, हिस्ट्री से, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से और इंडियन इकोनॉमी से। इन सभी चीज़ों का लाभ लेने के लिए आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा अगर आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करते हैं तो। जो साल भर की फ़ीस है वो 7,000 रुपये है। अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ करते हैं जो कि प्रशांत 1 है, इसके बाद आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और मात्र आपको 6,300 रुपये ही देना पड़ेगा। इसके अलावा जो 24 महीने की फ़ीस है वो 9,100 रुपये है, लेकिन अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ करते हैं तो आपको 8,190 रुपये ही देना पड़ेगा। यूपी पीसीएस से संबंधित जो अभी बैच चल रहे हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये सारे टीचर हैं और मेरी क्लास 8:30 बजे से होती है। मेरे द्वारा ज्योग्राफी की क्लास ली जाती है। ये सारी क्लासेस शाम को 5 बजे से 11 बजे तक चलती हैं। अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको और भी चीज़ें अवेलेबल कराई जाएंगी, जिससे कि आप अपने एग्ज़ामिनेशन की तैयारी बहुत ही स्मूथली तरीके से कर सकेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम मैपिंग के द्वारा कुछ ज़रूरी चीज़ों को पढ़ेंगे और जानेंगे। सबसे पहले हम अमेरिका का ये जो मैप है इसके बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलती हैं। पहले एक मैक्रो लेवल पे इसमें हम आपको बता दें, ये आपको पूरा ये जो दिख रहा है, यहाँ से ये जो आपको मैप में दिख रहा है, ये गल्फ ऑफ पनामा जहाँ पे है और ये गल्फ ऑफ डेरियन जहाँ से है। यहाँ से साउथ अमेरिका जहाँ पर स्टार्ट होता है, यहाँ पे कोलंबिया है, यहाँ से स्टार्ट करके और आप जो ये पूरा क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ तक, ये पूरा उत्तरी अमेरिका कहा जाता है। इसमें ग्रीनलैंड भी शामिल है और इसमें हवाईयन द्वीप भी शामिल है, ये सभी इसमें शामिल हैं। लेकिन ग्रीनलैंड के बारे में बता दें, ये तो डेनमार्क का पार्ट है, लेकिन फिजिकली ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, लेकिन पॉलिटिकली ये डेनमार्क का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सभी चीज़ों को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है इस चित्र में। इसमें हम महत्वपूर्ण नदियों के बारे में पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण नदियों के बारे में पढ़ेंगे और लेक के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ की जो झीलें हैं, जो पहाड़ हैं उनके बारे में देखेंगे। ये सारे जो आपको रॉकी माउंटेन्स दिखाई दे रहा है, कोस्ट रेंज दिखाई दे रहा है, कैस्केड रेंज दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अलास्का रेंज दिखाई दे रहा है और ये ब्रुक्स रेंज जो आपको दिखाई दे रहा है, इन सभी के बारे में हम देखेंगे। फिर ये जो पूरा ये क्षेत्र में फैला हुआ है रॉकी माउंटेन्स, इसकी लंबाई लगभग 6,000 किलोमीटर है। फिर इसके पूर्व में ये जो मैदान है, ये मैदानी क्षेत्र है और ये मैदानी क्षेत्र आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका के ब्यूफोर्ड सी से ये गल्फ ऑफ मैक्सिको तक ये मैदान फैला हुआ है। ठीक है,
गल्फ ऑफ मैक्सिको तक ये मैदान फैला हुआ है। इसके अलावा आपको बताएं, अगर ये वाला जो क्षेत्र है कैनेडियन शील्ड, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, लेकिन ये जो हडसन बे है, ये वाला जो पूरा आपको एक चंद्राकार आकृति में दिख रहा है, ये कैनेडियन शील्ड है। ये लॉरेशियन प्लेटू है। तो इन सभी चीज़ों को हम एक एक करके देखेंगे, लेकिन इसकी थोड़ी सी चर्चा शुरुआत में कर लेते हैं, फिर इसकी हम बारीकी से सभी पक्षों को देखकर अध्ययन करेंगे। गल्फ ऑफ मैक्सिको आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे कैरेबियन सागर दिख रहा है, ये नॉर्थ अटलांटिक है और ये नॉर्थ पैसिफिक है। तो नॉर्थ अटलांटिक और नॉर्थ पैसिफिक के बीच में ये पूरा फैला हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल नॉर्थ से शुरू करते हैं। कि ग्रीनलैंड जैसा कि आपको दिख रहा है, और यहाँ पर ये एलिस मेरे आइसलैंड है। तो सबसे पहले हम आपको जल संधियों के बारे में बता देते हैं, जो प्रमुख प्रमुख जल संधि हैं, स्ट्रेट जिनको इंग्लिश में बोला जाता है। और स्ट्रेट को पढ़ने के बाद हम स्ट्रेट देख लेंगे। स्ट्रेट को पढ़ने के बाद हम नदियों के बारे में देखेंगे, मैदान के बारे में देखेंगे, कहाँ पे किस चीज़ की खेती होती है और किस पैदावार के लिए महत्वपूर्ण है वो देखेंगे। खनिजों के बारे में भी पढ़ेंगे, लोहा कहाँ पाया जाता है, कोयला कहाँ पाया जाता है, सीसा जस्ता ये सब कहाँ पाए जाते हैं। इन प्रमुख क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। और जब हम खनिज का अध्ययन करेंगे तो हम साथ साथ ये भी देखेंगे कि इन खनिजों के कारण जिन उद्योगों का विकास हुआ है वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले हम स्ट्रेट को देख लेते हैं, जितने भी जल संधियाँ हैं। ये ग्रीनलैंड है और एलिस मेरे है, इन दोनों के बीच में ये जो संधि है आपको दिख रही है, स्ट्रेट है, इसको नेयर्स जल संधि कहा जाता है। ठीक है, फिर ये जो ग्रीनलैंड है और ये बैफिन आइसलैंड है। बैफिन आइसलैंड ये है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बीच में आपको ये जो बैफिन बे दिख रहा है, ये बैफिन की खाड़ी है। ठीक है, फिर उसके बाद बैफिन की खाड़ी के बाद ये जो आपको दिख रहा है, ये डेविस स्ट्रेट है। ठीक है, ये डेविस स्ट्रेट है। इसके अलावा ये जो उनगोवा का पेनिनसुला आपको दिख रहा है, और ये जो बैफिन की खाड़ी है, इसके मध्य हडसन का स्ट्रेट है। यहाँ पर हडसन नदी आके गिर जाती है। सॉरी, हडसन नदी नहीं गिरती यहाँ पे, ये हडसन की खाड़ी है। हडसन नदी यहाँ पे है न्यूयॉर्क के किनारे। ये हडसन बे है, यहाँ पे नेल्सन नदी आके गिरती है, विनीपेग नदी आके गिरती है। ये हडसन बे है। नदियों के बारे में अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन हडसन बे आ गया है तो आपको हम बता देते हैं इसमें। ठीक है, ये उनगोवा का पेनिनसुला है। उनगोवा के पेनिनसुला में और बैफिन की खाड़ी के बीच में हडसन स्ट्रेट है, और ये हडसन की खाड़ी है जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसी हडसन की खाड़ी के चारों तरफ ये जो फैला हुआ क्षेत्र है, इसको बोला जाता है, जो मैं कर्सर से दिखा रहा हूँ, यह क्षेत्र है कनाडियन शील्ड। और जो ये कनाडियन शील्ड है, ये प्री कैम्ब्रियन युग में निर्माण हुआ था इसका। मतलब कि लगभग 450 करोड़ से 250 करोड़ वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था। जिस समय भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हो रहा था, उसी समय कैनेडियन शील्ड का निर्माण हुआ था। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा आपको। चलिए और आगे देखते हैं, एक एक चीज को देखेंगे, कुछ भी इसमें छोड़ेंगे नहीं। ये क्वीन एलिजाबेथ आइसलैंड है, तो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा नॉर्थ में और क्या क्या है देखने को, ये जो बेरिंग सी है और जो आर्कटिक ओशियन है, इसके बीच में देखिए ये बेरिंग स्ट्रेट है। और बेरिंग स्ट्रेट बेरिंग सी और आर्कटिक ओशियन के बीच में है। और बेरिंग स्ट्रेट रशिया को और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। यहाँ से जो आपको चित्र में दिख रहा है, ये रशिया शुरू हो जाता है, और इसके साउथ में ये अलास्का का क्षेत्र है। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या हमें देखना है, ये कनाडा का क्षेत्र है। मैं आपको एक दूसरे चित्र में कनाडा और एक बार यूएस का विभाजन दिखा देता हूँ। ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है, ये पूरी रेड लाइन है, ये कनाडा इसके नॉर्थ में है, और साउथ में यूनाइटेड स्टेट्स है। ये 49 डिग्री लैटीट्यूड रेखा है। 49 लैटीट्यूड डिग्री रेखा कनाडा को यूएसए से अलग करती है। तो ये पॉलिटिकल मैप है। अब यहाँ पे देखिए,
इस वाले चित्र में आपको दिखाई देगा ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, अथाबास्का लेक। और ये जो अथाबास्का लेक है ये कनाडा के सास्केचवान प्रांत में पड़ता है। इसका थोड़ा सा भाग जो है इसके जो बगल वाला क्षेत्र है यहाँ भी पड़ता है। इस बगल वाले क्षेत्र को अल्बर्टा कहा जाता है, जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं। ये सास्केचवान है और इसके बगल में अल्बर्टा है, और दोनों के बीच में ये जो लेक है अथाबास्का लेक है। और ये अथाबास्का लेक है ये यूरेनियम के लिए विश्वविख्यात है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूरेनियम पैदा होता है। इसके अलावा आपको रेंडियर लेक दिखाई देगा, ये रेंडियर है। और सबसे साउथ में आपको विनीपेग लेक दिखाई देगा, और यहाँ पे विनीपेग में बहुत ज़्यादा गेहूं का पैदावार होता है। और नेल्सन नदी यहाँ से निकल रही है, और ये नेल्सन नदी जाकर हडसन की खाड़ी में गिर जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे ये लैब्राडोर का क्षेत्र है, ये लैब्राडोर है। और ये जो आपको ये अलग पार्ट दिख रहा है इसको बोला जाता है न्यू फाउंड लैंड। ये कनाडा का क्षेत्र है, और न्यू फाउंड लैंड में मछलियों का बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। और आपको लैब्राडोर सी यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ से ठंडी जलधाराएँ आती हैं, और इधर से साउथ से गर्म जलधाराएँ आती हैं। और ये दोनों जलधाराएँ जहाँ पे मिलती हैं इसके कारण यहाँ पे फॉग जैसा, धुआं जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, और यहाँ पे बड़े पैमाने पर मछलियों की खेती होती है। मछलियों का प्रति उत्पादन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मछलियों का उत्पादन होता है। अब आते हैं, आपको यहाँ पे गल्फ ऑफ लॉरेंस मिलेगा, ये गल्फ ऑफ लॉरेंस है, और यहाँ पे न्यू फाउंड लैंड है। ठीक है, अभी इसके एक एक चीज़ के बारे में हम देखेंगे। अभी मैंने लेक बता दिया है आपको, ये सारे लेक आप याद कर लीजिएगा। अब आते हैं इस लेक को देखिए, ये वाला जो आपको लेक दिख रहा है ये सुपीरियर लेक है, ये सुपीरियर लेक है। ये मिशिगन लेक है जो आपको दिख रहा है, मैंने कर्सर से दिखाया है। और इसके बगल में ये वाला जो लेक है वो बोला जाता है ह्यूरॉन, ये ह्यूरॉन लेक है। और ये वाला जो आपको लेक दिख रहा है कर्सर से मैं दिखा रहा हूँ ये ईरी लेक है, और इसके बगल में ओंटारियो लेक है। ओंटारियो लेक है, ये ईरी लेक है, ये ह्यूरॉन लेक है, और ये मिशिगन है, और ये सुपीरियर है। इसको आप क्रम से याद कर लीजिएगा, पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आते हैं दूसरे मैप पे, और इसको थोड़ा और गहनता से इसका अध्ययन करते हैं। इस वाले मैप में हम देखते हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। अब आप देखिए अलास्का के क्षेत्र में ये ब्रुक्स रेंज है, ये ब्रुक्स रेंज है अलास्का के क्षेत्र में। और यहाँ पे आप देखिए ये अलास्का रेंज है, और इस अलास्का रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट मैकिनले। तो माउंट मैकिनले कहाँ है? ये अलास्का रेंज में है। ये पूरा जो रॉकी माउंटेन्स है आप देखेंगे ये पूरा अलास्का रेंज से और साउथ में आपके मैक्सिको तक फैला हुआ है। ये मैक्सिको तक पूरा फैला हुआ है। इसको अलग अलग भागों में हम अध्ययन करेंगे। सबसे इसका एक जो भाग है वो अलास्का है, और यहीं पर माउंट मैकिनले है। यहाँ पे मैकेंजी माउंटेन्स है, और यहीं से मैकेंजी रिवर निकलती है। ये आपको जो रिवर दिख रही है मैकेंजी रिवर है, और ये रिवर जाके ब्यूफोर्ड सी में गिर जाती है। ब्यूफोर्ड सी आप देख लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पे जाके ब्यूफोर्ड सी में मैकेंजी रिवर गिर जाती है। इसके अलावा यहाँ से एक नदी आप देखिए यूकन नदी निकल रही है, और ये यूकन नदी जाकर बैरिंग सी में गिर जा रही है। तो यूकन नदी बैरिंग सी में जाके गिर रही है, और मैकेंजी रिवर ब्यूफोर्ड सी में जाके गिर रही है। ये कनाडा की दो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, इनको आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं इसके साउथ में और देखते हैं रॉकी माउंटेन्स जो पूरा फैला हुआ है इसके साउथ में यहाँ आते हैं तो हमें कैस्केड रेंज मिलेगा। कैस्केड रेंज है यहाँ पर, और इसी पे एक चोटी आपको ये दिख रही है माउंट रेनियर, जिसकी ऊंचाई है 4392 मीटर। ठीक है, कैस्केड रेंज है ये। और यहीं पे आप देखिएगा ये कोलंबिया रिवर आके गिर रही है, और यहीं पर एक नदी स्नेक आके गिर रही है। स्नेक रिवर और कोलंबिया रिवर आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर कोस्ट रेंज है, ये कैस्केड रेंज है, ये नदी के किनारे बिल्कुल कोस्ट रेंज है।
जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा। और ये जो आपको यहीं पर ग्रेट साल्ट लेक है, अमेरिका में ग्रेट साल्ट लेक। और ये जो आपको ग्रेट बेसिन दिख रहा है, ये एक पठारी क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है ग्रेट बेसिन। ठीक है, ग्रेट बेसिन मरुस्थलीय क्षेत्र है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ग्रेट बेसिन कहाँ है, तो आप यही बताइएगा कि अमेरिका में है ग्रेट बेसिन, बिल्कुल पश्चिमी भाग में। ठीक है, अब आते हैं, और इसी ग्रेट बेसिन के दक्षिणी भाग में, इसी ग्रेट बेसिन में डेथ वैले स्थित है, जो कि समुद्री तल से -86 मीटर नीचे है। ठीक, तो ये चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। फिर आप आइए थोड़ा सा नीचे, और यहाँ पे आपको रॉकी माउंटेन्स की एक ऊंची ऊंची चोटी मिलेगी, जिसका नाम है माउंट एल्बर्ट। इसकी ऊंचाई 4399 मीटर है। और ब्लैंक पीक, ये आप देखिए ब्लैंक पीक है, ये 4378 मीटर है, आप इसको देख सकते हैं। फिर आप साउथ में आप आएंगे तो आपको गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया मिलेगा, ये देखिए। और कैलरोडो नदी यहाँ की गिर रही है, ये कोलंबिया रिवर है, ये कोलराडो नदी है। यहाँ पे कोलराडो पठार है, और यहाँ कोलंबिया का पठार है नॉर्थ में। साउथ में कोलराडो का पठार है, नॉर्थ में कोलंबिया का पठार है, कंफ्यूज मत होइएगा। और यहाँ से मैक्सिको शुरू हो जाता है, और मैक्सिको और अमेरिका के बीच में जो बाउंड्री बनाने वाली नदी है उसका नाम है रियो ग्रैंड। तो रियो ग्रैंड अमेरिका और मैक्सिको के बीच में बॉर्डर बनाती है। और इसके साउथ में आप आएंगे तो आपको मिलेगा पोपोआ कैटेपिटल। ये जो पोपोआ कैटेपिटल है, ये एक पठारी क्षेत्र है, और इसकी ऊंचाई है 5452 मीटर। और ये जो पोपोआ कैटेपिटल है, ये शियरे माद्रा सुर आप देखेंगे उसी का एक ऊंची चोटी है। ठीक है, और ये वेस्टर्न शियरा माद्रे, ये आप देखिए शियरा माद्रे है। ठीक, ये सारी चीज़ें इसमें है। और फिर यहाँ से मध्य अमेरिका शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे आइए, अब आप देखेंगे ये जो मिसिसिपी नदी है, मिसिसिपी नदी है, ये अमेरिका का एक प्रांत है, वहाँ से निकलती है। आइए हम आपको बताते हैं मिसिसिपी नदी किस प्रांत से निकलती है। इस चित्र में आप देखिए, ये वाली जो नदी है ये मिसिसिपी नदी है, मिसिसिपी नदी है ये। आइए हम आपको बताते हैं किस प्रांत से मिसिसिपी नदी निकलती है। तो ये जो मैनिसोटा है, यहाँ से मिसिसिपी नदी निकलती है, और विस्कॉन्सिन, आयोवा, इलिनोइस, केंटकी, टेनेसी, इन सब चीज़ों से, ये क्षेत्रों से मिसिसिपी नदी ट्रैवल करती है इस क्षेत्र में। और यहाँ पर ये प्रेरी का मैदान है, और यहाँ पर प्रेरी की घासें पाई जाती हैं, और यहाँ पर उच्च मात्रा में गेहूं की फसल पैदा होती है। इसके अलावा एक नदी और है, आइए उसको भी देख लेते हैं कौन सी नदी है वो। इस चित्र में देखिए आप, ये मिसौरी नदी है, ये वाली जो नदी है ये मिसौरी नदी है। और ये एक जगह पे, ये एक जगह है सेंट लुइस। तो सेंट लुइस पे आकर मिसौरी नदी मिसिसिपी नदी से मिल जाती है, और मिसिसिपी नदी इस तरह साउथ में आती है, ये आप देखिए मिसिसिपी नदी है। और जब ये साउथ में आती है तो इससे एक नदी आकर मिल जाती है, जिसका नाम है रेड रिवर। तो ये जो रेड रिवर है, ये मिसिसिपी नदी में आके मिल जाती है, फिर ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में नदी जाके गिर जाती है। ठीक है, तो ये नदियां हैं, कोलोराडो नदी, स्नैक रिवर, कोलंबिया रिवर, मिसिसिपी नदी, मिसौरी नदी, रेड रिवर, अरकनसा अरकनसासा रिवर, ये जो अरकनसास रिवर है। इसके अलावा ओहियो रिवर आप देख सकते हैं। तो ये सारी रिवर है अमेरिका की, जिनके बारे में आपने अध्ययन किया है। इन सारी रिवर को आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेल्सन रिवर मैंने बताया लेक विनिपेग से निकलती है, तो याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको अध्ययन करनी है। अब आइए चलते हैं इस डायग्राम में और क्या क्या हमें देख। ये मिसिसिपी नदी के बारे में बता दिया, मिसौरी नदी के बारे में बता दिया, रेड रिवर के बारे में बता दिया, अरकनसास रिवर के बारे में बता दिया,
ओहियो रिवर के बारे में बता दिया और टेनेसी रिवर के बारे में बता दिया। ठीक है, ये सारे रिवर हैं, इनको आप याद रखिएगा। अब आते हैं अपलेशियन माउंटेन्स पे। ये जो अपलेशियन माउंटेन्स है, ये आपको मैं एक दूसरे चित्र में बताता हूँ कि ये अपलेशियन माउंटेन कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। ये देखिए, इस चित्र में आप देखिए तो यहाँ पर ये ये न्यू इंग्लैंड का क्षेत्र है। न्यू इंग्लैंड के क्षेत्र में क्या क्या शामिल होता है, आइए हम आपको बता दें। पहले आप न्यू इंग्लैंड जान लीजिए। तो ये जो मैने हैं और ये जो क्षेत्र है न्यू हैम्पशायर का क्षेत्र है, मसाचुसेट्स का क्षेत्र है जहाँ पे प्रसिद्ध एमआईटी की यूनिवर्सिटी है, रोड आइलैंड है। ये जो क्षेत्र है इसको बोला जाता है न्यू इंग्लैंड। ये न्यू इंग्लैंड का क्षेत्र है जिसको कि आपको पता होना जरूरी है। और इसी न्यू इंग्लैंड के क्षेत्र से यहाँ साउथ में आप देखेंगे ये जो अलाबामा का क्षेत्र है, यहाँ तक ये अपलेशियन का विस्तार है। अपलेशियन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे बहुत ढेर सारे खनिज पाए जाते हैं, लोहा पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, और इसी कारण इसका दोहन भी अत्यधिक मात्रा में होता है, जिस कारण यहाँ से भूकंप आता है। अक्सर आप देखेंगे अपलेशियन के कारण अमेरिका में भूकंप की खबरें आती हैं। तो खबरें क्यों आती हैं? क्योंकि यहाँ पे दोहन बहुत ज़्यादा हो रहा है और चट्टानों का फिसलन यहाँ पे ज़्यादा है, लैंडस्लाइड होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको देखने को मिलता है क्या, लैंडस्लाइड के कारण भूकंप। तो ये अपलेशियन पर्वत कहाँ से कहाँ तक फैला है आप जान चुके हो। आइए और आगे देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो मैंने आपको बताया न्यू इंग्लैंड का जो क्षेत्र है, ये हैम्पशायर, ये जो न्यू हैम्पशायर है, वर्मोंट, ये जो वीटी लिखा है ये वर्मोंट है, ये मसाचुसेट्स है, ये रोड आइलैंड है। तो ये सारे क्षेत्र से लेकर पेंसिल्वेनिया, वर्जीनिया, ये सारे जो क्षेत्र हैं, जॉर्जिया, अलाबामा, ये पूरा अपलेशियन का क्षेत्र है। ठीक है, और अपलेशियन के क्षेत्र में पैदा होता है कोयला और लोहा। ये जो पेंसिल्वेनिया का क्षेत्र है जो कि अपलेशियन माउंटेन के क्षेत्र में आता है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोहा पाया जाता है पेंसिल्वेनिया में। और पेंसिल्वेनिया के कारण ये आप देखेंगे इसके बगल में जो लेक है इरी, इरी लेक है, ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो इरी लेक है, इसी लेक पर आपको मिलेगा डेट्रॉइट, क्लीवलैंड, बफेलो, ये सारे क्षेत्र हैं। इरी, डेट्रॉइट, क्लीवलैंड, बफेलो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा उद्योगों का विकास हुआ है, स्टील उद्योगों का विकास हुआ है, जिस कारण से डेट्रॉइट को ऑटोमोबाइल का क्षेत्र कहा जाता है, हब ऑफ ऑटोमोबाइल है। जितनी आप बड़ी कंपनियों की गाड़ी देखते हैं, चाहे वो फोर्ड हो, जनरल मोटर्स हो, सब यहीं डेट्रॉइट पर ही उनका कारखाना है और यहीं डेट्रॉइट पे इनका निर्माण होता है। ठीक है, और इन पांचों झीलों का मैंने बता दिया है। अब यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी आप देखिएगा, इरी ओंटारियो जो ये झील है यहीं से निकलती है, और इरी और ओंटारियो के बीच में एक एक फॉल है जिसका नाम है नियाग्रा फॉल। इंडिया में भी एक नदी है जिसको नियाग्रा फॉल का नाम दिया गया है, जो कि इंद्रावती नदी पर है। भारत की इंद्रावती नदी है, उस पे उसका नाम अमेरिका के नियाग्रा फॉल के नाम पर की तुलना की जाती है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है उसका नाम क्या है, वो इंद्रावती नदी पर है। अब आते हैं ये जो अपलेशियन माउंटेन फैला हुआ है इसको हम देखेंगे। ठीक है, ये अमेरिका के बारे में हुआ, और यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये आपको बता ही दिया है मैंने। अब आइए इनको बारी बारी से अध्ययन करते हैं और देखते हैं इसमें और हमें क्या क्या देखना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ये आपको मैक्रो लेवल पे बता दिया है। अब आइए अब बड़ी बड़ी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि हडसन नदी पे मैंने आपको बताया। यहाँ पे हडसन नदी, ये जो न्यूयॉर्क है, यहाँ पर आपको दिखाते हैं। ये जो न्यूयॉर्क है, यहाँ पर यूएन का मुख्यालय है, ये हडसन नदी पर है।
ठीक है, छोटी छोटी नदियां हैं। न्यूयॉर्क अगर आपसे पूछ जाए किस नदी पर है, तो हडसन नदी पर है। इसको आपको बताना जरूरी है। ठीक है। और जो आपको बताया मैंने यहाँ पे बताया था इस वाले मैप पे चलते हैं एक बार। ये जो यूकन नदी है, ये यूकन नदी यहाँ से जा रही है। दूसरे मैप में अच्छा से बताया यूकन नदी। ये देखिए, ये यूकन नदी है और कोलोराडो नदी है, यहाँ पे बताया। कोलोराडो नदी यहाँ पर है। कोलंबिया नदी है। ये सारी नदियाँ प्रशांत महासागर में जाके गिरती हैं। ठीक है। इसके अलावा जो मिसिसिपी नदी है, मिसौरी नदी है, अरकनसास नदी है, ये सारी नदियाँ हैं, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाके गिरती हैं। ये आपको पता है। उत्तरी अमेरिका की नदियां विद्युत उत्पादन के लिए बहुत ही फेमस हैं। नियाग्रा जलप्रपात आपको बताया मैंने, इरी और ओंटारियो के बीच में है। इसके अलावा जो टेनेसी नदी है, ये जो टेनेसी नदी है, यहाँ से भी विद्युत का उत्पादन हो जाता है। तो आप ऐसे समझिए, विद्युत का उत्पादन हो गया और अपलेशन पर्वत से कोयले का उत्पादन हो गया, और यहाँ पर लोहा की हमें प्राप्ति हो जाती है, जिस कारण से यहाँ उच्च मात्रा में उद्योगों का विकास हुआ है। ठीक है। इसके अलावा आपको एक और बात बता दें, जो 20 डिग्री की समताप रेखा है, 20 डिग्री की जो समताप रेखा है, वो जुलाई माह में उत्तरी अमेरिका के मध्य से होकर गुजरती है। और यह प्रश्न आईएएस में पूछा जा चुका है, तो आप याद रख लीजिएगा। इसके अलावा उत्तरी भागों में इस समय, मतलब किस समय, गर्मियों की बात की जा रही है। गर्मियों में उत्तरी भाग में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, जबकि दक्षिणी भागों में गर्मियों के महीने में यहाँ 35 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला जाता है। ठीक है। ये चीज़ें आपको जाना जरूरी है। और जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, ये जो कैरेबियन सागर है, यहीं पर निर्माण होता है हरिकेन और टॉर्नेडो का, जिसे आपको जाना जरूरी है। ठीक है। जो आपने पवनों का नाम सुना होगा, तो 35 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य पछुआ पवनों के द्वारा 35 से 45 के बीच, मतलब यहाँ जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो क्षेत्र है, यहाँ पर 200 डिग्री सेल्सियस तक वर्षा होती है पछुआ पवनों के कारण। लेकिन यही क्षेत्र ठंडियों में ठंडियों में ये क्षेत्र व्यापारिक पवन पेटी में आ जाते हैं, इस वजह से यहाँ पे वर्षा की प्राप्ति नहीं होती। ठीक है। अब इसमें और क्या क्या आपको बताना है। अलास्का का क्षेत्र मैंने आपको बताया था, ये जो अलास्का का क्षेत्र है, तो अलास्का का ये जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर लाइकेन, लीचेन, विलो, ये सब वृक्ष यहाँ पर पैदा होते हैं। ठीक है। टुंड्रा प्रदेश के दक्षिण में, कनाडा के उत्तरी भाग में पूर्व से पश्चिम तक, तथा राकी और ऑपलेशन पर्वत के उच्च भागों पर, यहाँ पर ये क्षेत्र है, यहाँ पर चीड़, स्प्रूस, फर और लाच, ये जैसे कोणधारी वृक्ष यहाँ पर मिलते हैं। कोणधारी वृक्ष का ये क्षेत्र है पूरा, जो मैं आपको कर्सर से दिखा रहा हूँ। ठीक है। इसके अलावा आपको बताऊं, उत्तरी अमेरिका का जो ये मध्यवर्ती भाग है, ये जो मध्यवर्ती भाग है, ये प्रेरी घास के मैदान है यहाँ पे पूरे, यहाँ पे प्रेरी घास पाई जाती है। इसके अलावा कैलिफोर्निया के उत्तरी भाग में भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ, मतलब कि ये जो कैलिफोर्निया है, ये जो उत्तरी भाग है, यहाँ पे कैलिफोर्निया के उत्तरी भाग में अंजीर, जैतून, सहतूत, आर्क, नींबू, इन सब प्रजातियों की खेती की जाती है। ठीक है। अब आते हैं इसके फसलों के बारे में, देख लेते हैं। तो उत्तरी अमेरिका में बहुत प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। गेहूं मुख्य तौर पर उगाई जाती है यहाँ पे। जो प्रेरी का मैदान है, ये जो मिसिसिपी मिसौरी का मैदान है, यहाँ पर उच्च मात्रा में गेहूं का पैदावार किया जाता है। ये जो आपको मैंने विनिपेग बताया है, ये विनिपेग जो कि कनाडा में लेक है, विनिपेग, ये विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात है, विनिपेग। ठीक है। मक्का भी पैदा होता है। ये जो मिसौरी नदी, जहाँ मिसिसिपी नदी पे जहाँ पे मिलती है,
इस जगह का नाम है सेंट लुइस। और सेंट लुइस के जो आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर मक्के की बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। और सेंट लुइस को विश्व की सबसे बड़ी मक्का मंडी कहा जाता है। यहाँ मक्के का उपयोग पशुओं को खिलाने में प्रयोग किया जाता है। और ये जो मक्के का क्षेत्र है, इसके दक्षिण में आप आ जाइए, यहाँ पर ये जो क्षेत्र है अलाबामा का क्षेत्र, यहाँ पर कपास की खेती की जाती है। ठीक है, यहाँ पर कपास की खेती की जाती है और दक्षिणी भाग में कपास की पूरी पेटी ही है। तो उत्तर में गेहूं पैदा होता है, फिर मक्का पैदा होता है, फिर कपास पैदा होता है। ठीक है, तंबाकू भी पैदा होता है वर्जीनिया में। वर्जीनिया कहाँ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलते हैं मैप पे और आपको वर्जीनिया का दर्शन कराते हैं। ये जो क्षेत्र है वर्जीनिया, यहाँ पर बड़े पैमाने पर तंबाकू की खेती की जाती है। और इसके अलावा अब आते हैं थोड़ा, जो यहाँ पे आ जाइए, तो ये जो क्यूबा का क्षेत्र है, यहाँ पर गन्ने की खेती की जाती है। और जो हवाईयन द्वीप है, हवाईयन द्वीप इधर स्थित है, अमेरिका के बिल्कुल पश्चिम में प्रशांत महासागर में। हवाईयन द्वीप में गन्ने की प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व में सर्वाधिक है। और जो ये क्यूबा का क्षेत्र है, जो क्यूबा मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर गन्ना बहुत ज़्यादा होता है, तो इसे चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। जमैका को, जो जमैका देश है, जमैका को केला उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा सूर्यमुखी के उत्पादन में भी यूएसए का प्रमुख स्थान है। और जो ये आपको मैक्सिको दिख रहा है, ये जो मैक्सिको का क्षेत्र है, यहाँ पर कहवा, जिसको कि आप चॉकलेट बनाने में और कॉफ़ी बनाने में प्रयोग करते हैं, जिस प्रकार से भारत में बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर कहवा की खेती होती है, बिल्कुल इसी प्रकार यहाँ भी कहवा की खेती होती है मैक्सिको के तट पे। ठीक है, मैक्सिको के तट पे कहवा की खेती होती है, इसे आप याद रख लीजिए। अब आते हैं थोड़ा यहाँ पर, ये वाला जो सेंट लॉरेंस का क्षेत्र है, ये वाला लेब्राडोर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर स्थित है ये जो आपको तट दिख रहा है, ये त्रिभुजाकार में, ये है न्यू फाउंड लैंड। तो यहाँ पर न्यू फाउंड लैंड और ये वाला जो क्षेत्र है, मैंने आपको बताया न्यू इंग्लैंड का क्षेत्र है। यहाँ पर ठंडी और गर्म जलधाराएं आपस में मिलती हैं। उत्तर का जो क्षेत्र है, वहाँ से ठंडी जलधाराएं आ रही हैं और इक्वेटर से गर्म जलधाराएं आ जाती हैं। तो ये जो क्षेत्र यहाँ पे बनता है, यहाँ पर वाष्प एक प्रकार का बन जाता है, धुंध रहता है और यहीं पर मछलियों का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। तो यहाँ विभिन्न प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा अमेरिका के मूल निवासियों की अगर बात करें, तो रेड इंडियन, एस्कीमो, इन्यूइट, एलुटस, ये उत्तरी अमेरिका की मूल निवासियाँ हैं। ठीक है, आपने एस्कीमो का नाम सुना होगा। ये जो एस्कीमो लोग हैं, यहाँ उत्तर में पाए जाते हैं, कनाडा में एस्कीमो लोग पाए जाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, बर्फ़ का घर बनाते हैं और इस बर्फ़ के घर को इग्लू कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ रेंडियर प्रकार के कुत्ते पाले जाते हैं, जिनको कि गाड़ी खींचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आपने कई पिक्चरों में देखा होगा कि कुत्ते से गाड़ी खिंचवाया जाता है। ये इसी क्षेत्र की बात करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, आपको जानना ज़रूरी है। अब आते हैं थोड़ा कनाडा के बारे में अध्ययन करते हैं और इसके बारे में देखते हैं। ये जो हडसन बे है, मैंने आपको बताया था, ये पूरा कनाडियन शील्ड है। कनाडियन शील्ड पूरा फैला हुआ है ये। ठीक है, इसके अलावा ये जो मैंने आपको बताया था कि अथाबास्का का जो क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूरेनियम पैदा होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, देखते हैं कनाडा का ही हम अध्ययन करेंगे। लेब्राडोर और जो क्यूबेक का क्षेत्र है, लेब्राडोर मैंने आपको बताया था, आप भूलिएगा मत। अब सब मैंने आपको बता दिया, मुझे सिर्फ नाम लेना है, नाम लेते ही आपको समझ जाना है सारी चीज़ें।
लैब्राडोर और क्यूबेक के बारे में आपको मैंने बता दिया था। एक बार फिर मैं आपको चित्र के माध्यम से दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो लैब्राडोर सी है, यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है, मैं कर्सर से दिखा रहा हूँ, ये लैब्राडोर है। ठीक है, ये लैब्राडोर का क्षेत्र है। और क्यूबेक का जो क्षेत्र मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है ये लैब्राडोर है, और जो ये आपको पीले रंग से दिखाई दे रहा है ये क्यूबेक का क्षेत्र है। तो लैब्राडोर और क्यूबेक सीमा पर संसार का बृहद लॉस अयस्क कनाडा में पाया जाता है। इसके अलावा ये जो क्यूबेक है, यहीं पर सडबरी की खानें हैं। आप चित्र में देखेंगे तो आपको यहाँ पे सडबरी की खान यहाँ पे साउथ में दिखाई देगी। नहीं तो आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। सडबरी की खानें हैं, और यहीं पर सबसे ज़्यादा निकिल का पैदावार होता है। निकिल सबसे ज़्यादा यहीं पैदा होती है, सडबरी की खानों में, जो कि किस प्रांत में है? क्यूबेक। क्यूबेक में है। ये जो क्यूबेक दिख रहा है, यहीं पर है सडबरी, और यहीं पर है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में आपने सुना होगा, जिसका 1987 में साइन किया गया था, ओजोन से संबंधित है। तो यहीं पर सडबरी की खान है, यहाँ पर निकेल का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा ये जो ब्रिटिश कोलंबिया का क्षेत्र है, ये जो ब्रिटिश कोलंबिया का क्षेत्र है, यहाँ से सीसा और जिंक का उत्पादन किया जाता है। सीसा और जिंक का उत्पादन सुलीवान खानों से किया जाता है। यहाँ की जो खान है उसका नाम सुलीवान है। यहीं से सीसा और जिंक का उत्पादन किया जाता है। जो अल्बर्टा का क्षेत्र है, ये जो अल्बर्टा, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये अल्बर्टा का क्षेत्र है। ये मैं आपको एक बार पूरा दिखा देता हूँ। ये ब्रिटिश कोलंबिया है, इसके बगल में अल्बर्टा है, फिर ये सास्केचवान है, फिर उसके बगल में आपका मैनीटोबा है, और उसके बगल में ओंटारियो है, फिर क्यूबेक है, और फिर ये लेब्राडोर है, और ये न्यू फाउंडलैंड है, और इसके दक्षिण में न्यू इंग्लैंड है। तो ये जो अल्बर्टा का क्षेत्र है, यहाँ पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। कनाडा का जो मॉन्ट्रियल का क्षेत्र है, जो कि क्यूबेक प्रांत में पड़ता है, यहाँ पर कागज का महत्वपूर्ण उद्योग है। अखबारी कागज के उत्पादन में कनाडा का विश्व में प्रथम स्थान है। ठीक है। देश की जनसंख्या यहाँ पे कम है, जिसकी वजह से गेहूं और जौ का निर्यात कर दिया जाता है। गेहूं, जौ और जई देश की मुख्य अनाज फसल है। ठीक। गेहूं के निर्यात में कनाडा का बहुत अग्रणी स्थान है। और विनिपेग नगर, ये जो विनिपेग झील है, यहीं पर विनिपेग नगर है, जो सबसे बड़ी गेहूं मंडी है। और न्यू फाउंडलैंड का ये जो क्षेत्र है, न्यू फाउंडलैंड, यहाँ पर अच्छी अच्छी मछलियों की खेती की जाती है। इसके अलावा इसके बारे में आपको मैं और बता दूं कि जो मॉन्ट्रियल है, मॉन्ट्रियल से लेकर ये जो ब्रिटिश कोलंबिया का क्षेत्र है, यहाँ पर वैंकूवर नाम की जगह है। ये जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर ट्रांस कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग गुजरती है। तो ये पूरा जो क्षेत्र है, ये 20,000 किलोमीटर का रेलवे लाइन है, जो कि मॉन्ट्रियल से, जो कि आप देखेंगे बिल्कुल पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ से लेकर पश्चिम में जो ब्रिटिश कोलंबिया का वैंकूवर का क्षेत्र है, यहाँ तक रेलवे मार्ग है। ठीक है, इसको आपको पता होना जरूरी है। अब आ जाते हैं ब्रिटिश कोलंबिया का जो क्षेत्र है, वहाँ पर कनाडा का जो सबसे पश्चिमी भाग है, जो मैंने आपको बताया था, ये वाला जो भाग है, पश्चिमी भाग है, रॉकी माउंटेन्स आपको दिख रहा है। तो मैं पॉलिटिकल मैप में आपको दिखाता हूँ। ये जो ब्रिटिश कोलंबिया का क्षेत्र है, यहाँ पर लकड़ी का, फलोत्पादन का, तांबा, जस्ता, इन सब चीज़ों का उत्पादन किया जाता है। ये सब सारी चीज़ें हैं, तो इसे आप याद कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है ये। अगर आपको कुछ ना समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, अगर कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो तो। एक बार मैं फिर से इसको आपको बता देता हूँ कि जो ब्रिटिश कोलंबिया का क्षेत्र है, यहाँ पर जिंक और शीशे का उत्पादन किया जाता है।
ये जो अल्बर्टा का क्षेत्र है, यहाँ पर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का उत्पादन किया जाता है। ये जो सास्केचवान का क्षेत्र है, यहाँ पर यूरेनियम की खेती की जाती है। और ये जो ओंटारियो का क्षेत्र है, यहीं पर आप देखिए सडबरी है, सडबरी में निकिल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। और आपसे अगर पूछा जाए कनाडा में कोयला कहाँ कहाँ पैदा होता है, तो ब्रिटिश कोलंबिया में, अल्बर्टा में और सास्केचवान, ये जो तीनों प्रांत हैं, ये जो मैं कर्सर से घुमा घुमा के दिखा रहा हूँ, यहाँ पर कोयले का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर कोयले का उत्पादन किया जाता है। ये सब सारी चीज़ें थी। अब चलते हैं, थोड़ा अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं और अमेरिका के बारे में जानते हैं। बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। अमेरिका को आप देखेंगे तो इसको लगभग 8 भागों में बांटकर इसका अध्ययन किया जाता है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसको 8 भागों में बांटा जाता है। जैसे अटलांटिक एवं खाड़ी प्रदेश, ये वाला जो प्रदेश है, अटलांटिक और खाड़ी प्रदेश। फिर जो अपलेशियन का प्रदेश है वो है। फिर मध्यवर्ती उच्च भूमि यहाँ आ जाती है। और मध्यवर्ती जो विशाल मैदान है, जहाँ पर मिसिसिपी और मिसौरी नदियाँ बहती हैं, इसका क्षेत्र आ जाता है। फिर कनाडियन शील्ड का क्षेत्र आ जाता है, ये वाला कनाडियन शील्ड का क्षेत्र। फिर इधर रॉकी माउंटेन्स आ जाता है। और रॉकी माउंटेन्स के पश्चिम में अंतः पर्वतीय प्रदेश, जिनमें कि आपको मैंने ग्रेट बेसिन बताया था और कोलोराडो का पठार बताया था, ये सारे क्षेत्र आ जाते हैं। और प्रशांत का पर्वतीय प्रदेश आ जाता है। तो सबसे पहले हम अटलांटिक और जो खाड़ी तटीय प्रदेश है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, खाड़ी और अध्ययन इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले अटलांटिक और खाड़ी तटीय प्रदेशों के बारे में देखते हैं। तो यहाँ के जो प्रमुख शहर हैं कौन कौन से हैं, आइए आपको एक बार फिर से बता देते हैं। वैसे मैंने बताया था, लेकिन हो सकता है आपको ना याद रहा हो। तो मैंने वर्मोंट, न्यू हैम्पशायर, मसाचुसेट्स और रोड आइलैंड, ये सारे जो क्षेत्र हैं, इनको किस में शामिल किया जाता है, अटलांटिक और खाड़ी तटीय प्रदेशों में। ठीक। जो अपलेशियन का पर्वत है, आइए इसको देख लेते हैं। अपलेशियन का पर्वत पूरा ये न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, वेस्ट वर्जीनिया, केंटकी, टेनेसी और ये अलाबामा, ये जो पूरा क्षेत्र है इसको बोला जाता है अपलेशियन पर्वत। तो न्यू इंग्लैंड के क्षेत्र से अलाबामा राज्य तक ये फैला हुआ है। यह पर्वत 80 से 210 किलोमीटर तक चौड़ा है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट मिशेल है, जिसको कि मैंने अपने लेक्चर के शुरुआत में ही बता दिया था। इसके अलावा यहाँ पर बहुत ज़्यादा खनन हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे भूकंप आते रहते हैं। अब आपको इसके बारे में शुरू में बताया था। मध्यवर्ती उच्च भूमि में, तो मध्यवर्ती मैदान के पश्चिम में मिसौरी, पश्चिमी अरकनसास, ओक्लाहोमा राज्यों में पठारी बाग फैला हुआ है, जिसे कि ओजार्क पठार या ओचिता उच्च भूमि कहा जाता है। कौन सा पठार है, आइए आपको मैं दिखा देता हूँ किस पठार की बात कर रहा है ये। तो ये जो ओजार का प्लेटू है, मध्यवर्ती मैदान के पश्चिम में ये ओजार का जो प्लेटू है, इसी को मध्यवर्ती उच्च भूमि कहा जाता है। ठीक है, यह दोनों पठारों के बीच अरकनसास नदी घाटी है। ठीक है, ये जो पठार है इसी के बीच में अरकनसास नदी बहती है। ठीक। कैनेडियन शील्ड के बारे में आपको बताया था। उत्तर पूर्व महान झीलों के निकट और सुपीरियर झील के पश्चिम में पुरानी रवेदार चट्टानों का भाग है। इस प्राचीन सैलखंड का भाग ही न्यूयॉर्क राज्य में एडिरॉनडाक पर्वत नाम से विख्यात है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट मार्मी है। जैसे कि आपको मैं एक चित्र में इसको अगर दिखाऊं, ये वाला देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये सब कैनेडियन शील्ड का पार्ट है। ठीक, कैनेडियन शील्ड जो कि उत्तर पूर्व में महान झीलों के निकट है और सुपीरियर झील के पश्चिम में
पुरानी रवेदार चट्टानों का भाग है। इस प्राचीन सैल खंड का भाग ही न्यूयॉर्क राज्य में एडिरॉनडाक पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट मार्मी है। माउंट मार्मी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं माउंट मार्मी के बारे में। कहाँ पे है? कैनेडियन शील्ड में है। इसके अलावा रॉकी माउंटेन्स है। रॉकी माउंटेन्स मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही, ये जो पूरा रॉकी माउंटेन्स फैला हुआ है, यह नवीन मोड़दार पर्वत है जो कि अलास्का से पनामा तक का जो राज्य है, अलास्का कहाँ पर, जो आपको बताया था, और नीचे साउथ में पनामा तक ये फैला हुआ है। ठीक, तो ये सारे चीज़ें जो हैं अमेरिका के पार्ट हैं, जिसको कि आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको लगभग सभी चीज़ें बता दी हैं अमेरिका के बारे में और इसके बारे में। और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। मैं देखता हूँ अगर और कुछ होगा तो मैं इसमें आपको ज़रूर बता दूंगा। वैसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी उसको मैंने आपको बता दिया है। अब कुछ जो और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसको बता देते हैं आपको। प्रेरी मैदान में सबसे सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है, आपको पता ही है। यहाँ उत्तरी और मध्यवर्ती डकोटा और मैनिटोबा में वसंतकालीन गेहूं और मध्यवर्ती मैदान में शीतकालीन गेहूं पैदा किया जाता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं इसमें। अब संयुक्त राज्य अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो उत्तरी अपलेशन का जो पेंसिल्वेनिया का क्षेत्र है, आपको चित्र में एक बार मैं दिखा देता हूँ। पेंसिल्वेनिया का क्षेत्र मैंने अभी फिर से बताया था, 2-3 बार बता चुका हूँ। ये जो पेंसिल्वेनिया का क्षेत्र है, यहाँ पर एक पिट्सबर्ग नामक एक जगह है जहाँ पर बड़े पैमाने पर लोहे का काम किया जाता है। इसके अलावा क्लीवलैंड क्लीवलैंड जो कि इरी झील के पास में है, जो डुलुथ का क्षेत्र है, यहाँ पर डुलुथ का जो क्षेत्र है वो कहाँ पर है? वो सुपीरियर झील पे है। यहाँ भी औद्योगिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। ठीक है, डेट्रॉइट का जो क्षेत्र है जो आपको यहाँ पे मिलेगा, ये गाड़ियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में सर्वाधिक मोटर गाड़ियाँ यहीं बनती हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं इसमें। और जलयान निर्माण की अगर बात करें, जो शिप बिल्डिंग का काम होता है वो न्यूयॉर्क में होता है, फिलाडेल्फिया में होता है। ये जो फिलाडेल्फिया न्यूयॉर्क आपको दिख रहा है, और यहीं पर फिलाडेल्फिया है जहाँ पर जलयान निर्माण का काम किया जाता है। संयुक्त राज्य में सूती वस्त्र का जो उद्योग है वो न्यू इंग्लैंड क्षेत्र में फैला हुआ है। ये वाला जो क्षेत्र है न्यू इंग्लैंड का क्षेत्र है, यहीं पर सूती वस्त्र उद्योग यहाँ पर फैला हुआ है। ठीक है, और इसमें लगभग मैंने सभी चीज़ों का जिक्र कर दिया है और कुछ बचा नहीं है। जो छोटे छोटे फैक्ट हैं वो उसको मैं आपको बता देता हूँ। जो छोटे छोटे फैक्ट हैं, जैसे कि ये जो सुपीरियर लेक है, यहाँ पर एक जगह है डुलुथ, तो डुलुथ में इस्पात का काम किया जाता है। इस्पात का प्रमुख केंद्र है डुलुथ। कहाँ पर है? सुपीरियर झील पर है। ईरी झील पर ही बफेलो, क्लीवलैंड और डेट्रॉइट में वाहन और मशीनों के कारखाने हैं। ठीक है, जो टेक्सास का क्षेत्र है, टेक्सास, यहाँ पर ये जो क्षेत्र है टेक्सास का, यहाँ पर टेली कम्युनिकेशन का काम होता है। यहाँ के जो कुछ प्रमुख नगर हैं उनमें जैसे डलास है, ह्यूस्टन है, तो ये सब सारे जो क्षेत्र हैं यहाँ पर टेक्सास के अंदर टेली कम्युनिकेशन का काम किया जाता है। इसके अलावा यूपीपीसीएस मेंस में प्रश्न में पूछा गया था, जो कैलिफोर्निया का जो जगह है, ये जो कैलिफोर्निया के जगह आपको दिख रहा है,
तो यहाँ पर संसार का सबसे बड़ा सूचना और प्रौद्योगिकी केंद्र है कैलिफोर्निया में। संसार का सबसे बड़ा सूचना और प्रौद्योगिकी केंद्र है, ठीक है। तो और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। कुछ प्रमुख नगरों के बारे में आपको बता देते हैं, जैसे कि अटलांटा है। अटलांटा कहाँ है? ये जो जॉर्जिया का क्षेत्र है यहीं पर अटलांटा है। एक बार मैप में दिखा देते हैं, ये जॉर्जिया है, यहीं पर अटलांटा है और ये जॉर्जिया का सबसे बड़ा नगर है और जॉर्जिया की राजधानी है। कोका कोला का जो आविष्कार हुआ था यहीं पर हुआ था, अटलांटा में। जब आप कोका कोला पीते हैं तो जॉर्जिया के अटलांटा में ही उसका आविष्कार किया गया था। बोस्टन का क्षेत्र है। बोस्टन अमेरिका के सबसे पुराने नगरों में से जगह है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सार्वजनिक पुस्तकालय हैं बोस्टन में। और बोस्टन टी पार्टी का भी नाम आपने सुना होगा, जहाँ पर अमेरिकी क्रांति की शुरुआत में, जहाँ पर चाय जो आती थी, जो भारत से जो चाय जाती थी उसको यहाँ पर गिरा दिया गया था। डेट्रॉइट का जो क्षेत्र है मैंने आपको बताया, जो ईरी ईरी लेक है उसी पे बना हुआ है, तो ये वाहन उद्योग के लिए विख्यात है। न्यूयॉर्क जो शहर है वो हडसन नदी पर है और इसे बिग एप्पल के नाम से जाना जाता है। न्यूयॉर्क को देश की वित्तीय और सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ पर यूएनओ का कार्यालय भी है। इसके अलावा न्यूयॉर्क में अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भी है। इसे नगरों का नगर कहा जाता है और ये हडसन नदी के किनारे है। सैन डियागो की बात करें तो कैलिफोर्निया के इस नगर का विस्तार तीव्र से हो रहा है। इसके अच्छे ऋतु के कारण सदाबहार बसंत ऋतु यहाँ रहती है, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये सब सारी जो चीज़ें थी अमेरिका के बारे में थी। तो यहाँ पर अमेरिका के बारे में आपको सब कुछ बता दिया है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। तो आज का लेक्चर यहीं तक होगा, फिर हम दक्षिणी अमेरिका के बारे में भी पढ़ेंगे और दक्षिणी अमेरिका का भी पूरा का पूरा अध्ययन करेंगे। दोस्तों आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा, आप पूरा मैपिंग देख लीजिएगा, फिर कल से हम दक्षिण अमेरिका के बारे में पूरा पढ़ेंगे। दोस्तों आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा। थैंक यू आप सभी का साथ देने के लिए। गुड नाइट, जय हिंद।